हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन के जो बुक है एनसीईआरटी भारत एवं विश्व का भूगोल, हम इसके प्रश्नों को कर रहे थे। इसके पहले की दो वीडियो में हमने क्लास 6 के ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के ज्योग्राफी के प्रश्नों को चैप्टर वाइज देखेंगे। पुस्तक का नाम है सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण। इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं आपके। तो आज हम इस वीडियो में इसके 5 चैप्टर के प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर है पर्यावरण, दूसरा है हमारी पृथ्वी के अंदर, तीसरा है हमारी बदलती पृथ्वी, चौथा है वायु और पांचवा चैप्टर है जल। तो इन 5 चैप्टर के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है पर्यावरण। इसके प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी मनुष्य, धरातलीय स्थलाकृति, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, ये सब क्या है? पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण किसका मिश्रण है? तो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जैविक एवं अजैविक दोनों परिस्थितियां शामिल हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर प्रतिक्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या शामिल है? आपका जैविक और अजैविक परिस्थितियां। जैविक में आपका जैसे पादप, मनुष्य समेत जंतु, सूक्ष्मजीव, ये सब आते हैं। अजैविक में आपका नदी, पहाड़, हवा, ये सब आपका किस में आते हैं? अजैविक में आते हैं। ठीक है। और मानवीय पर्यावरण में तो आपका मानव की परस्पर प्रतिक्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं किस में आते हैं? मानवीय पर्यावरण में आती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है। पहला कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। सही बात है। दूसरा है, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तो ये भी आपका सही है। वायुमंडल में परिवर्तन से होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। सही है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करता है। कल ही हमने पढ़ा था जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। तो यानी तीनों सही हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर से वायुमंडल को थामे रखता है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। आप सभी को पता होगा। इनमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने पर मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अच्छा, मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है? मौसम जो है थोड़े समय के लिए होता है, और जो है जलवायु ये लंबे समय के लिए होता है। लंबे समय के लिए जो होता है आपका जलवायु, थोड़े समय के लिए जो होता है मौसम होता है। ठीक है। कल ही हमने पढ़ा था, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है, जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। देखिए, स्थल, जल और वायु जहां मिलते हैं उसका संकीर्ण क्षेत्र जो होता है वही आपका क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। कल हमने क्लास 6 में ये पढ़ा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच भाषा से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर या एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ये एनसीईआरटी में दिया है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। कुछ स्रोतों में यह भी पढ़ने को मिलता है कि द वर्ड यानी एनवायरमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब एनवायरोनर से, which means the surrounding or something that surrounds, जिसका मतलब हुआ चारों ओर से घेरना, चारों ओर से या चारों ओर से घेरने वाली चीज को क्या कहते हैं? तो एनवायरमेंट कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है। पारितंत्र को सही तरीके से कौन सा परिभाषित करता है? पहला करा एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। दूसरा है पृथ्वी का वह स्थान जहां सजीव रहते हैं। तीसरा है जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। ये सही है। जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच संबंध क्या कहलाता है? आपका पारितंत्र कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, उसे पारितंत्र कहा जाता है। यह सब ऊर्जा तथा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन के रूप में यह परिभाषा कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सिमुलेट करेंगे। पहला दिया है सूची 1 और सूची 2। पहला आपका जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा, तो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। आपका हो जाएगा पहले का आपका तीसरा हो जाएगा। पहले का तीसरा देखते हैं ऑप्शन में। पहले का तीसरा देखिए, ये दो तो ऐसे ही कट गए, सारे कट गए। पहले का तीसरा ये हो जाए। आप जो है मिलान करने वाले ऐसे ही आप मिलाया करिए। जैवमंडल का मतलब आपका तीसरा हो गया। वायुमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल क्या होता है? जलीय क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, स्थल मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है, कॉमन प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब चैप्टर 2 का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। देखते हैं पहला प्रश्न। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत होती है। सही बात है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। महासागरीय परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय परपट्टी से अधिक होती है। नहीं, महासागरीय की जो मोटाई होती है ये महाद्वीपीय परपट्टी से क्या होती है? कम होती है। अधिक नहीं होती है, कम होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए। डिटेल देखते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। परपट्टी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपीय भाग में उसकी मोटाई कितनी होती है? तो 35 किलोमीटर होता है एवं समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई कितनी होती है? 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। अर्थात महाद्वीपीय परपट्टी की मोटाई महासागरीय परपट्टी से क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए आपका जो है दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। असत्य पूछ रहा है। पहला करा महाद्वीपीय परपट्टी सिलिका एवं एल्यूमिनियम ठीक है, महाद्वीपीय परपट्टी सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है। सही बात है, जिसे आप सियाल कहते हैं। दूसरा है महासागरीय परपट्टी सिलिका एवं आयरन से बनी होती है। नहीं, महासागरीय परपट्टी जो होती है ये सिलिका एवं मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, गलत हो जाएगा। तीसरा है पृथ्वी की सतह परपट्टी के नीचे मेटल एवं क्रोड परत का विकास हुआ, ये सही है। चौथा है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं और जो कि मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है, ये भी सही है। तो आग क्या हो जाएगा? गलत क्या पूछ रहा है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल लेते हैं। विकल्प बी असत्य है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण कहा जाता है।
परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत में क्या होता है, क्रूड है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है, इसे निफे कहते हैं। देखिए, अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, यही है आपका, तो सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर परपटी होता है। परपटी किससे मिलकर बना होता है, तो आपका ये एल्युमिनियम और सिलिका से, जिसे आप सियाल कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपका क्या होता है, मेटल होता है, मेंटल होता है। उस मेंटल जो है किससे बना होता है, तो ये आपका सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, जिसे आप सीमा कहते हैं। उसके नीचे आपका सबसे नीचे क्रूड होता है। क्रूड किससे बना होता है, तो ये आपका निकेल एवं लोहे से बना होता है, इसे आपका निफे कहा जाता है, ठीक है। सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है ये। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने चट्टान सेल को क्या कहते हैं, इसे आग्नेय सेल यानी आग्नेय चट्टान कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, एक होता है आपका अंतर्भेदी सेल, अंतर्भेदी आग्नेय सेल, और दूसरा होता है आपका बहिर्भेदी आग्नेय सेल। अभी इसके बारे में आगे देखेंगे। और अगला, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का होता है। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा जो है किसका होता है, तो क्रोड का हिस्सा जो है सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही आपका क्या होता है, परपटी हो, यानी सबसे ऊपर परत में जो होता है वो सिर्फ 0.5% होता है। 16% आपका क्या होता है, मेंटल होता है। उसके बाद 83% हिस्सा आपका क्या होता है, पृथ्वी का क्रूड होता है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितना है, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। क्रूड किससे मिलकर बना होता है, तो आपका ये निकिल और लोहे से मिलकर, यानी निफे जिसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार की जो चट्टानें होती है बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहा जाता है। जब कह रहा है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। सही है। जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, जब जो है मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर जो है ठंडा हो जाता है, तब क्या होता है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण। अभी हमने पीछे पढ़ा था, आग्नेय सेल दो प्रकार की होती हैं, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी, वही परिभाषा दिया है। बहिर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना बड़े दाने वाली होती है, तो ये गलत है आपका। अंतर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दाने वाली होती है, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। बहिर्भेदी आग्नेय सेल के अंतर्गत द्रवित लावा तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इसलिए इनकी संरचना महीन दाने वाली होती है। बहिर्भेदी जो होती है ये आपका क्या होता है, आपका ये महीन दाने वाली होती है, ठीक है। जबकि अंतर्भेदी आग्नेय सेल में द्रवित लावा धीरे धीरे ठंडा होता है, इसके कारण इनके दाने क्या होते हैं, आपका बड़े दाने होते हैं। अंदर जो होता है आपका महीन दाना, सॉरी जो बाहर बहिर्भेदी आग्नेय सेल वो तो महीन दाना, और जबकि जो अंतर्भेदी होती है ये धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए इनके दाने क्या होते हैं, ये बड़े आकार के होते हैं। एनसीईआरटी में दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। पहला सूची 1 है और सूची 2 दिया है। अंतर्भेदी आग्नेय सेल, अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण दिया है। अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण आपका ग्रेनाइट होता है। बहिर्भेदी आग्नेय सेल का क्या उदाहरण है, तो बहिर्भेदी का हो जाएगा आपका बेसाल्ट चट्टानियां क्या होती हैं, बहिर्भेदी। और औषाधी सेल की बात करते हैं तो औषाधी कौन सा हो जाएगा, आपका चूना पत्थर हो जाएगा, और कायांतरित हो जाएगा आपका स्लेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। आग्नेय सेल क्या होता है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल आपका ग्रेनाइट, बहिर्भेदी आपका होगा बेसाल्ट, और औषाधी हो गया आपका चूना पत्थर, और कायांतरित होगा स्लेट। आगे बढ़ते हैं। औषाधी सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। औषाधी सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। औषाधी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। सही है। इन सेलों में जीवाश्म होने की संभावना नहीं होती है, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। इसमें जीवाश्म पाया जाता है, आग्नेय में नहीं पाया जाता। ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 जो है सही है। विभिन्न प्रकार की सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं।
ये अवसाद हवा, जल आदि वाहक कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर निक्षेपित कर दिए जाते हैं। यानी जो ये अवसाद होता है, जो टूटकर बिखरे हुए होते हैं, ये हवा वगैरह के द्वारा क्या होते हैं, जाके किसी जगह पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, वही आपका निक्षेपण मतलब जमा होना था। ये अदृढ़ अवसाद दबकर सेल की परत बनाते हैं। इस कारण ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कम कठोर होते हैं, मुलायम होते हैं, तथा इन सेलों को अवसादी सेल कहा जाता है। उदाहरण, ये बलुआ पत्थर रेत के कणों से बनता है। बलुआ पत्थर जो है किससे बनता है, रेत के कणों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अतः जो है कथन 2 सही है, कथन 2 आपका गलत है। इसमें आपका जीवाश्म पाया जाता है, कथन में दिया था जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में कौन सा? ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों जो है कायांतरित सेल में परिवर्तित होती है। जब उच्च ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, तब क्या होता है, कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए पूछा जाता है संगमरमर जो है कैसा जो है चट्टान है, ये आपका संगमरमर कैसा है, तो आपका ये कैसा है, ये आपका जो है कायांतरित चट्टान है। ठीक है, कायांतरित चट्टान है तो आपका ये संगमरमर अक्सर पूछा जाता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम अध्याय 3 पे पहुंच गए हैं, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इससे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन कारण दिया है। कथन ए है आपका, पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। सही है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता, ये भी सही है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडली प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, प्रत्येक वर्ष थोड़ा बहुत क्या होती है, ये गति करती है। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। ठीक है, इसलिए कथन कारण दोनों सही था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की गति के बारे में पूछ रहा है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं अंतर्जात बल कहलाते हैं। सही बात है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं वो अंतर्जात बल कहलाते हैं। जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहिर्जात बल कहते हैं। यानी दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। किसके कारण, प्लेटों के गति के कारण। पृथ्वी की गति को उनके बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जात बल कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, बहिर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी कभी धीमी गति। भूकंप, ज्वालामुखी एवं भूस्खलन जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ये आपका कैसा है, ये आपका जो है अंतर्जात बल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है। भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। दूसरा है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यानी दोनों सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र में केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। ये दोनों अक्सर पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। देखते हैं डिटेल। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। तथा उद्गम केंद्र की सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहा जाता है, उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगे के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जहां अधिकेंद्र होता है वहां क्या होता है, सर्वाधिक भूकंप का प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है,
नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तब मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है? उसे विसर्प कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तब मोड़दार मार्ग बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगर आपने ये सारे जो है सब्जेक्ट का प्रश्न कर लिया तो जो है आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत अच्छे से सारे जो है सब्जेक्ट के प्रश्न दिए हैं, चैप्टर वाइज भी दिया है और सारे क्लास का दिया है। तो हम सारे क्लास के प्रश्नों को देखेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नदी द्वारा चापाकार झील है। नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैदानी भागों में। नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण मैदानी भागों में किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी जब मैदानी भाग क्षेत्र में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं, अभी हमने पीछे ही पढ़ा जस्ट। जब नदी का पानी घुमावदार मार्ग में प्रवाहित होता है तो अवतल किनारे पर अपर्दन तथा उत्तल किनारे पर निक्षेपण होता है। यानी एक साइड आपका अवतल किनारे पर क्या होता है? अपर्दन यानी कटाव होता है, और दूसरे किनारे पर क्या होता है? आपका निक्षेपण होता है। कालांतर में यह प्रक्रिया बढ़ती जाती है और मोड़ अधिक घुमावदार होता है। ये घुमाव एस आकार के होते हैं, अतः अंत में यह घुमाव इतना हो जाता है कि यह मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इस अलग हुए भाग को क्या कहते हैं? चापाकार झील या गोकुर झील या झाड़न झील कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं? वितरिका कहा जाता है। जब अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे वितरिका कहा जाता है। जहां नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने पर निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह को डेल्टा कहते हैं। आप सभी को पता है जब मुहाना पे क्या होता है? डेल्टा होता है। यहाँ पे जो अवसादों क्या होता है? निक्षेपण करती है नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। समुद्री तरंगों से कौन सा स्थलाकृतियां बनी है? तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक और समुद्री भृगु। इन सब का निर्माण आपका समुद्री तरंग से होता है। डिटेल देखते हैं। समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। ये तरंग जो होती हैं यानी ये अपर्दन भी करती हैं और इनका निक्षेपण भी होता है। इन्हीं से आपका तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती हैं जिससे दरारें विकसित हो जाती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है। जो दरार होती है समय के साथ बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। जो ये आपका दरार होती है जब चौड़ी होती है इसे समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत बचती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। जब क्या हो केवल छत बढ़ती है तो उसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देते हैं। अपर्दन की वजह से जो छत है वो भी टूट जाता है, तो केवल क्या होते हैं? दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी आकृतियों को क्या कहते हैं? स्टैक अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को क्या कहते हैं? समुद्री भृगु कहते हैं। सारी परिभाषा आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। अवसाद जमा कर क्या करते? किसका निर्माण? तो समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोएस के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोएस का निर्माण के लिए कौन सा उत्तरदायी? तो पवन से। लोएस का निर्माण पवन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में पवनें रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर पहुंचाती हैं। जब पवनों का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं, जिसे क्या कहता है? बालू टिब्बा कहा जाता है। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। छोटी पहाड़ी को बालू टिब्बा, जब यही बहुत विस्तृत क्षेत्र में हो जाता है तो उसे लोएस कहा जाता है। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ये रेगिस्तान में होता है ज्यादातर। ठीक है, अब हम चैप्टर 4 पर पहुंच गए हैं जिसका नाम है वायु। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन, 78%। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं, ये भी सही है। आपका तीसरा है, पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं। तो ये गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अब हम डिटेल देखते हैं इसके बारे में। इसमें 1 और 2 सही है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वह सीधे वायु से नहीं लेते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में हो रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। अतः जो है कथन आपका तीसरा गलत है। जो पौधे होते हैं ये आपका डायरेक्ट वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, ये मृदा तथा जो है कुछ पौधों के जड़ों में रहने वाले जीवाणु से यह प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही, यानी अवरोही मतलब अधिक से कम की ओर क्रम देखना है। इंपॉर्टेंट है, या अक्सर आप सभी को पता है सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, तो नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आर्गन पाई जाती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। परसेंटेज भी दिया है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अगर आर्गन आपका 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य सभी गैसें आपका 0.04% पाई जाती है। तो ध्यान रखिए, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? ये कल वाले में भी हमने पढ़ा था, क्लास 6 में भी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका, सॉरी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर है। मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं यथा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, जल वर्षा, बादलों की गरज, तड़ी झंझा, चक्रवात, ये सब आपका किसमें होता है, क्षोभ मंडल में घटित होता है। आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? समताप मंडल में पूछ रहा है। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग को समताप मंडल कहते हैं, सही बात है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, ये भी सही है, यहाँ पे ये सब नहीं होता है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में स्थित होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये भी सही है। देखिए, सबसे नीचे परत आपका क्या होता है, क्षोभ मंडल, इसमें मौसम संबंधी घटना है। उसके बाद आपका क्या आता है, समताप मंडल। समताप मंडल जो है इसमें आपका वायुयान वगैरह उड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मौसम, ये बादल वगैरह ये सब आपका, ये सब नहीं होता है। और ये समताप मंडल में क्या, इसमें क्या पाया जाता है, आपका ओजोन गैस परत पाई जाती है। उसके बाद आपका क्या आता है, मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल, उसके बाद आयन मंडल आता है, इसमें उपग्रह वगैरह होते हैं। उसके बाद आपका बहिर्मंडल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं। समताप मंडल से संबंधित दिए गए तीनों कथन सत्य है। समताप मंडल धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसकी परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती हैं। इस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अच्छा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य मंडल में। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेश कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है। दूसरा कह रहा है, समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत होती है, यानी फैली होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपयुक्त दोनों सही हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ पे आपका ये रेडियो तरंगे जो उपग्रह वगैरह होते हैं ये सब आपका यही लगाए जाते हैं। दूसरा है, समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल कहते हैं। आप सभी को पता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। नोट है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है।
यह वायुमंडल की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन वहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। सबसे ऊपर मंडल क्या होता है? बहिर्मंडल, पीछे मैंने बताया भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन या सूर्य ताप कहते हैं। सही बात है। सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सॉरी, ये गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक। यानी कथन एक सत्य है, दूसरा असत्य है। सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं रहती है। आपतन, सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप सभी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो एक बार आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये भी आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। वायु दाब जो है ताप के द्वारा प्रभावित होता है, सही बात है। निम्न क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। निम्न दाब क्षेत्र यानी जो लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, यह आपका युक्त आकाश एवं बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जहां लो प्रेशर तो आपका बादल और क्या होता है? आपका नम मौसम होता है। और हाई प्रेशर की बात करें, यहाँ पे उच्च वायु दाब क्षेत्र बादल मुक्त यानी बादल नहीं और स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है। हाई प्रेशर किसके साथ? तो आपका स्वच्छ आकाश के साथ, ठीक है। और चौथा है, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वायु हाई प्रेशर से क्या कहता है? वायु लो प्रेशर की ओर प्रभावित होता है, ठीक है, जिसे पवन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डिटेल देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब क्या होता है? सर्वाधिक होता है। एवं ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वायु का प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। जहां क्या होता है? तापमान अधिक होता है, वायु गर्म हो जाती है तो ऊपर उठ जाती है। वहां क्या हो जाता है? क्रिएट होता है आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है। जहां वायु गर्म वहां पर आपका लो प्रेशर होता है, ठीक है। और लो प्रेशर क्या होता है? निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जैसे होता है गर्मी अधिक हो जाती है तब बारिश वगैरह होता है ना, वही। अगला कह रहा है, कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी एवं भारी होती है। जहां कम तापमान होता है आपका वहां क्या होता है? वायु ठंडी हो जाती है और वो भारी हो जाती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। जब भारी हो जाती है वहां पे क्या होता है? आपका हाई प्रेशर बन जाता है। और हाई प्रेशर क्या हो जाता है जब? तो उसके बाद क्या होता है? हमारा जो आकाश होता है वो स्वच्छ हो जाता है। और अगला है, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जिसे आप पवन कहते हैं, ठीक है। इनमें सभी सही था। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थे वो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला है, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन स्थानीय पवन है। दूसरा है, विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन है। ये सही है आपका। और किसी क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन को अस्थायी पवन कहते हैं। ये गलत है, उल्टा है। पहला युग्म और एक और तीन जो है गलत है। अस्थायी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। जो अस्थायी पवनें होती हैं ये आपका वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। जैसे आपका व्यापारिक पछुआ एवं पूर्वा पवन इसी पवन के उदाहरण है। अस्थायी पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे लू, ये आपका भारत में चलता है, ये आपका क्या है? अस्थानी पवन है। देखिए उल्टा है, अस्थानी नहीं, ये कहेंगे आपका अस्थाई पवन, और ये जो पवन है आपका ये अस्थानी पवन है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को क्या कहते हैं? पश्चिमी पवन या पछुआ पवन कहते हैं। अब हम चैप्टर 5 में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है आपका जल। इससे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल चक्र में सम्मिलित है कौन सा? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। जब सूर्य का ताप, उससे क्या होता है? वाष्पन होता है। ठंडा होने पर जल संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहां से जल वर्षा, हिम अथवा
सही वृष्टि के रूप में धरती पर या समुद्र पर नीचे गिरता है। दूसरे शब्दों में कहें, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। देखिए मान लीजिए जल है और ये सूर्य है, तो यहाँ पे क्या होता है? सूर्य के द्वारा फिर यह वाष्पन होता है, फिर यह संघनन होकर फिर वापस आ जाता है, यही आपका जल चक्र कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सागरी जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? किसका सागरी जल की लवणता में जो है सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड के दो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, इसमें अधिकांश सोडियम क्लोराइड या खाने का नमक होता है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता प्रति ग्राम प्रति हजार, ये आपका ये प्रतीक है, ग्राम प्रति हजार ग्राम के रूप में दर्शाया जाता है। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति हजार ग्राम है। ठीक है, 35 ग्राम प्रति हजार है आपका महासागर की औसत लवणता। अगला प्रश्न है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण है। तो अक्सर पूछा जाता है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण कौन से हैं? ऑप्शन सी, सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप प्रश्न का लेबल देख रहे होंगे, ये बहुत अच्छे प्रश्न है ये, तो आप इसको पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति कारण, तो ऑप्शन सी, सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। डिटेल लिखते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्री बल का भी प्रभाव होता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। जब महासागर का जल सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। समुद्र का जब जल ऊपर होता है ज्वार, और जब नीचे जाता है उसे भाटा कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। एक दिन में सामान्यतः 2 बार नियम से ज्वार एवं भाटा आते हैं। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज्यादा। बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। बृहद ज्वार जो है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में आते हैं, जिसे आप जब एक सीध में आते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे सिजगी कहा जाता है, सिजगी कहा जाता है। और जब ये तीनों सीध में आते हैं तो क्या होता है? आपका बृहद ज्वार होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा तीनों सीध में आते हैं उस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यह अक्सर पूर्णिमा और अमावस्या को होता है। बृहद ज्वार किन दिनों में आता है? वही प्रश्न आ गया, ऑप्शन सी, पूर्णिमा और अमावस्या के आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक करें। देखते हैं, पहला है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं वह पृथ्वी एक सीध में ना होकर समकोण पर होते हैं तब चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है। ये सही बात है। जब क्या कहते हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जो है आपका समकोण पे होते हैं तो आपका निम्न ज्वार होता है। ठीक है, जब सीधे होते हैं तो आपका ये दीर्घ ज्वार होता है। लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को होता है। ये भी सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी से हैं, आप बुक उठा के देख लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से कौन से लाभ उच्च ज्वार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से लाभ उच्च ज्वार से संबंधित है? लाभ पूछ रहा है ज्वार से। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। दूसरा है, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अधिक संख्या में मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। ज्वारी तरंगे द्वारा जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सब आपका ज्वार के लाभ है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं, यानी नौका संचालन में। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। ये सब आपके ज्वार के लाभ हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए, असत्य पूछ रहा है तो गलत पूछ रहा है। पहला कह रहा है, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ये तो सही है आपका। जो आपका गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं ये आपका भूमध्य रेखा पर, क्योंकि यहाँ पे ताप अधिक होता है, ये आपका यहाँ पे गर्म होती है। सही बात है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। ये भी सही है। ठंडी जो धाराएं होती हैं आपका ये ध्रुवों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। सही है।
लेब्राडोर महासागरीय धाराएं उष्ण जलधाराएं होती हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। महासागरीय जलधाराएं आपस के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करते हैं, ये सही है। तीसरा कथन आपका असत्य है। लेब्राडोर महासागरीय जलधारा ये आपका कैसा है, ये आपका ठंडी जलधारा है, शीत जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है आपका ये गर्म जलधारा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे जरूर प्रश्न बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर के सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है, यानी मछली के लिए माना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। वह क्षेत्र जहां गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वो मछली उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागर या महासागर के जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर कोरिया के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा होती है। इसे नौ संचालन में बाधा होती है जहां मिलती है, लेकिन ये मछली उत्पादन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पूछा गया है कई बार ये। ऑप्शन डी, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, पोत वगैरह क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे। यह भी आपका एनसीईआरटी में दिया, इसलिए यह दिया गया है। भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पूरी तरह से जल में डूब गया। इंदिरा पॉइंट जो है आपका पूरी तरह से जल में डूब गया है। यदि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। वर्तमान में प्रशांत महासागर व हिंद महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।